गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया था कि हमारा जो पाठ्यक्रम है इस सेकंड पेपर का, वो मोटे तौर पर दो भागों में बटा हुआ है। विषय वस्तु की दृष्टि से वैसे तो तीन सेक्शंस होते हैं, आपको पता है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। मैं उस वर्गीकरण की या विभाजन की बात नहीं कर रहा इस समय। मैं राजनीतिक विचारों की दृष्टि से या कालखंड की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। पहला जो ए सेक्शन था आपका, वो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन पर आधारित था, जिसमें मनु, कौटिल्य और शुक्र का अध्ययन हमने किया। अब बी सेक्शन के अंतर्गत हम आधुनिक विचारकों का अध्ययन कर रहे हैं। और इस बी सेक्शन के भी हम दो तीन भागों में बांट सकते हैं उसको। विचारकों के विचार की विषय वस्तु के आधार पर एक धर्म एवं समाज सुधार से संबंधित विचारक हैं, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित विचारक हैं, जो उदारवादी और उग्रवादी धारा थी उससे संबंधित, और तीसरे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे विचारक हैं। तो यहाँ हमें ये देखना है, अब जो हम पढ़ रहे हैं बीच समय, वो हम धर्म सुधार और समाज सुधार के संबंधित जो विचारक हैं उनके का अध्ययन कर रहे हैं, यानी पुनर्जागरण की जिन्होंने के क्षेत्र में काम किया भारत में 18वीं और 19वीं शताब्दी में। हमने सबसे पहले अध्ययन किया राजा राम मोहन राय का, जिनका जीवन काल था 1772 से 1833। हालांकि उनका जो मुख्य योगदान है वो 19वीं शताब्दी में ही है। 18वीं शताब्दी में उन्होंने समाज सुधार या धर्म सुधार के क्षेत्र में उन्होंने विशेष कार्य नहीं किया है। उस समय तो वो अपना ज्ञानार्जन में ही लगे हुए थे, हम ये कह सकते हैं। तो जो धर्म सुधार आंदोलन था वो 19वीं शताब्दी का आंदोलन था भारत में। तो राजा राम मोहन राय का अध्ययन हमने किया। उसी क्रम में अब हम दूसरे विचारक स्वामी दयानंद सरस्वती का अध्ययन करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती, जैसा कि आपको मालूम है, एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। गुजरात के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। खैर, अच्छे, जीवन परिचय से आने से पहले पहले हम थोड़ा सा उनके जो कर्म क्षेत्र की बात कर लेते हैं, कब जन्म हुआ। और ये तो महत्वपूर्ण है नो डाउट, क्योंकि इससे जो उनका जीवन काल क्या था उससे उनके वैचारिक पृष्ठभूमि का पता चलता है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने क्या किया। देखिए, विभिन्न भूमिकाओं में उन्होंने योगदान किया। सबसे पहले तो वो एक वेदों के अध्येता थे, बहुत बड़े विद्वान थे वैदिक वेदों के। उनके व्याख्याकार भी थे और प्रचारक थे। अध्येता थे, व्याख्याकार थे और प्रचारक थे। दूसरी बात, महान धर्म एवं समाज सुधारक थे। धर्म के क्षेत्र में सुधार किया। धर्म में जो बुराइयां आ गई थी कालक्रम में, उन बुराइयों से से मुक्त करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और समाज सुधार के क्षेत्र में भी काम उन्होंने किया बहुत। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के प्रबल प्रवक्ता थे वो। भारतीयों को पुनर्जागृत करना, भारत जो भारतीय समाज जो है उसको जागृत करने का काम उन्होंने किया। जैसे यूरोप में मार्टिन लूथर ने किया था, वैसा ही काम इन्होंने यहाँ पर किया। और ये काम केवल इन्होंने ही नहीं किया, स्वामी विवेकानंद ने भी किया, राजा राम मोहन राय ने भी किया, और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से इस काम को अंजाम दिया। इनका एक बड़ा ही प्रसिद्ध वाक्य है कि विश्व अज्ञान तथा अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और मैं उसे जंजीर को तोड़ने तथा दासों को स्वतंत्र करने के लिए आया। यानी ये स्वतंत्रता के भी बड़े प्रबल समर्थक थे। यहाँ पर जिस स्वतंत्रता की बात की जा रही है वो मानसिक स्वतंत्रता की बात है, नैतिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है, आध्यात्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। कि अंधविश्वास और अज्ञान ने धर्म के नाम पर जो फैला हुआ था, अज्ञान, अंधकार, अंधविश्वास, उसके नाम पर जो
मानव जाति जकड़ी हुई थी उसको उस दास्ता से मुक्त करने के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध नारा है, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने ये बताया कि भारतीय समाज में जो बुराइयां आ गई है वो इसलिए आ गई हैं क्योंकि हमने वेदों का अध्ययन करना बंद कर दिया, वैदिक जीवन शैली को त्याग दिया है। तो अगर हम अपने आप पूरा प्राचीन गौरव को पाना चाहते हैं तो वेदों की तरफ लौटना पड़ेगा हमें। वेदों में प्रतिपादित जो जीवन शैली है उसको अपनाना पड़ेगा। इसी तरह से उन्होंने, उनका एक बड़ा और प्रसिद्ध वाक्य है कि सुराज्य स्वराज्य का स्थान नहीं ले सकता। सुराज्य माने शासन चाहे कितना ही अच्छा हो, अगर वो स्वराज्य नहीं है तो उससे मनुष्य को संतुष्टि नहीं मिल सकती। सुराज्य का मतलब है कि चाहे वो अच्छा हो, जनता के लिए कल्याणकारी हो, लाभदायक हो, शांति स्थापना कर रहा हो, लेकिन फिर भी अगर स्वराज्य नहीं है तो स्वराज्य बेहतर है। इसको, ये प्रसिद्ध बात उन्होंने कही थी अपनी सत्तार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक में। आगे हम बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट। अगर उनके जीवन की बात की जाए, प्रमुख घटनाओं की बात की जाए, तो 1824 में गुजरात के मोरवी, जो कि काठियावाड़ में पड़ता है, में उनका जन्म हुआ था। शैव ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। यानी उनका परिवार शिव भक्ति, दो तरह के हमारे यहाँ संप्रदाय हैं हिंदू धर्म में मुख्य, एक शैव और एक वैष्णव। एक विष्णु को आराध्य मानते, एक शिव को मानते, तो ये शैव थे लोग। बचपन से ही जो दयानंद थे वो बड़े ही, मतलब यूँ कहें कि तर्क और बुद्धि पर चीज़ों को कसने की कोशिश करते थे। और ये उनकी एक रुचि, मतलब उनका एक जीवन जीने का तरीका था कि वो हर चीज़ को तर्क की कसौटी पर कसने की कोशिश करते थे। 21 वर्ष की आयु में उन्होंने गृहस्थ जीवन से बचने के लिए घर का त्याग कर दिया। उनके पिताजी चाहते थे कि उनकी शादी कर दी जाए, पर वो सांसारिक जीवन से विरक्त हो चुके थे। उनकी बहन की अचानक मृत्यु हो गई, उनके चाचा जो उनसे बड़े स्नेह करते थे उनकी मृत्यु हो गई। उस कारण से उनको जो है विरक्ति हो गई सांसारिक जीवन से, और वो सत्य की खोज में कि वास्तविकता क्या है, क्या हो, कैसे होता है, क्यों होता है, उस सब की तलाश में वो निकल जाना चाहते थे। गृहस्थ जीवन से उनका मोह भंग हो गया और उन्होंने विवाह से बचने के लिए जो है वो घर छोड़ करके चले गए। 21 साल की उम्र में, यानी 1845 के आसपास वो घर छोड़ करके चले गए और देश में इधर उधर घूमते रहे। सत्य की तलाश करने का प्रयास कर रहे थे वो इस बीच में कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है। 1860 में उन वो मथुरा पहुंचे, जहां एक दृष्टिबाधित विद्वान थे, स्वामी विरजानंद सरस्वती। उनसे उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने लगा कि मैं जिसकी तलाश में इधर उधर भटक रहा था वो मुझे मिल गया, मेरा गुरु। और उनके साथ रह करके उन्होंने पतंजलि और पाणिनि के ग्रंथों का जो है अध्ययन किया और वेदों को का ज्ञान प्राप्त किया। 1864 से फिर वो देश भर में जो है भ्रमण करने के लिए करते रहे और वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे। 1875 में एक महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया। बॉम्बे में उन्होंने जो है आर्य समाज नाम की संस्था की स्थापना की। ये आर्य समाज वही था जिसने जो है भारत में वैदिक धर्म का फिर से प्रचार प्रसार करने और समाज सुधार के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में सुधार के लिए बहुत काम किया और साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान किया, जैसा हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। सामाजिक क्षेत्र में उनके क्या विचार थे समाज के बारे में। तो सर्वप्रथम महत्वपूर्ण बात यह है एक तो कि वो वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक थे।
और वो मानते थे कि ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन साथ में वो जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं करते थे। वर्ण और आश्रम व्यवस्था तो ठीक है, वो उसको जन्म आधारित व्यवस्था के रूप में नहीं पसंद करते थे, वो एक कर्म और मनोविज्ञान पर आधारित व्यवस्था के रूप में उसका समर्थन करते थे। और आश्रम व्यवस्था को भी वो मानते थे कि ये जीवन में ये एक संतुलन लाने वाली व्यवस्था है, समाज को सही रास्ते पर रखने वाली व्यवस्था है, इस रूप में देखते थे। लेकिन जाति व्यवस्था जो भेदभाव पर आधारित थी, उसका वो समर्थन नहीं करते थे। उनका मानना था कि वर्ण का निर्धारण व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक, वृत्ति, गुण तथा कार्यों के आधार पर होना चाहिए, न कि उसके जन्म के आधार पर। वर्ण व्यवस्था खराब क्यों हुई, जाति व्यवस्था में कैसे बदली? क्योंकि वर्ण का निर्धारण जो है वो जन्म के आधार पर होने लगे, जबकि वास्तव में वो क्या, स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या कहना था कि मनोवैज्ञानिक वृत्ति, आप मनोवृत्ति क्या है आपकी, आपके गुण क्या हैं और आप क्या काम करते हैं, इस आधार पर आपके वर्ण का निर्धारण होना चाहिए, न कि आप किस परिवार में, किस घर में जन्मे। ये एक ऐसा सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया जो भारतीय जो समाज, जो कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर संगठित था, उसमें लोकतंत्र की स्थापना करना था। एक प्रकार से समाज का लोकतांत्रिकरण करने का सिद्धांत था ये, कि वर्ण का आधार जो है जन्म नहीं बल्कि कर्म और मनोवृत्ति होना चाहिए, गुण होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, यूं कह सकते हैं हम बल्कि। और वो जो समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं के उत्थान का संदेश दिया उन्होंने, और उसके लिए संगठित प्रयास भी किए। केवल संदेश नहीं दिया, भाषणबाजी से काम नहीं किया केवल, साथ में उन्होंने उसके लिए काम भी किया आर्य समाज के माध्यम से। महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला शिक्षा के लिए, विधवा विवाह के लिए, बाल विवाह का निषेध करने के लिए बहुत काम किया उन्होंने। इसी तरह से छुआछूत और जाति प्रथा के खिलाफ भी उन्होंने काम किया, और आर्य समाज के माध्यम से उन्होंने ये इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किया। इसी तरह से हिंदू समाज तथा धर्म की बुराइयों को पहचान कर उनके उन्मूलन के लिए भी कार्य किया, जो मैंने ऊपर आपको बताया। यानी कुल मिलाकर के समाज सुधार के क्षेत्र में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और उन्होंने जो है, जो समाज में बुराइयां आ गई थी, वो कहते थे कि ये मूल हिंदू धर्म का भाग नहीं है, ये कालांतर में बुराइयां आ गई है और इनसे समाज को बचाना जरूरी है। अब हम बात करते हैं उनके राजनीतिक दर्शन की। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती या ज़्यादातर भारतीय विचारक जिनको हम पढ़ेंगे, वो मूलतः राजनीतिक दार्शनिक नहीं है। शब्द के, अगर राजनीतिक दार्शनिक शब्द के हम तक सही अर्थ को लें, तो उस अर्थ में हम स्वामी दयानंद सरस्वती को राजनीतिक चिंतक नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि न तो उन्होंने राजनीति विज्ञान के जो सैद्धांतिक पक्ष है, यानी अवधारणाओं के क्षेत्र में उनका कोई योगदान है, और न ही उन्होंने राजनीतिक प्रक्रियाओं या व्यवहार के संबंध में उन्होंने कोई अनुशीलन के अध्ययन किया है। तो राजनीतिक विज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष पर उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी, या उस अवधारणाओं का विश्लेषण करने की दिशा में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। इसलिए हम उनको शब्द के संकीर्ण अर्थ में अगर हम बात करें तो वो राजनीतिक दार्शनिक नहीं है, और कोई व्यवस्थित ग्रंथ उन्होंने नहीं लिखा इस पर। लेकिन उन्होंने अपनी व्यक्तिगत बातचीत में, अपनी जो पुस्तकें हैं उन्होंने, उसमें भी कुछ कुछ स्थानों पर राजनीतिक विचार व्यक्त किए हैं, इसलिए हम उनका अध्ययन करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश तथा उनकी जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, जो 2 पुस्तकें हैं उनकी प्रमुख, उसमें एक एक अध्याय जो है राजनीतिक विचारों से संबंधित है, राजनीतिक चिंतन से संबंधित है। उन्होंने 19वीं शताब्दी में जो प्रसिद्ध नारा था एक, कि स्वराज्य का स्थान नहीं ले सकता, का प्रतिपादन किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। इतनी बड़ी बात कहने वाले व्यक्ति के विचारों का अगर राजनीति विज्ञान में अध्ययन नहीं होगा तो फिर किसका होगा? आगे बढ़ते हैं। यानी मैंने आपसे ये बताया
कि वो मूलतः राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे, वो एक सन्यासी थे, समाज सुधारक थे, धर्म सुधारक थे, लेकिन उन्होंने प्रसंगवश राजनीतिक विषयों पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। और इसी कारण से धर्म एवं समाज सुधारक होते हुए भी राजनीतिक क्षेत्र में उनकी दखल रही। राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और इस कारण हम उनका अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से दो कारण है उनका राजनीतिक विचारों के इतिहास में उनके महत्व का। दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव तैयार की। कैसे? वेदों की हिंदी में व्याख्या करके उन्होंने जनता को प्राचीन हिंदू धर्म, मतलब जो हमारे संस्कृति और धर्म था, उससे परिचित कराया और उनमें गौरव की भावना उत्पन्न की। समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए उत्थान के लिए संघर्ष किया उन्होंने। शिक्षा एवं स्वराज्य के महत्व का पर बल देकर उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव तैयार की। भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। हिंदी का भी प्रयोग किया उन्होंने, और भारतीयों के मन में अपने प्राचीन संस्कृति और इतिहास के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न की उन्होंने। वरना अंग्रेजों ने तो भारतीयों को जो है ये कहा था कि हम आपको सभ्य बनाने आए हैं, आप लोग बर्बर हैं, और हमारे अंदर एक हीनता का भाव पैदा करने की कोशिश की थी। स्वामी जी ने हमें उस भाव से मुक्त करने की दिशा में कार्य किया और हमारे अंदर अपने देश के प्रति लगाव, अपने प्रति गरिमा की भावना उन्होंने विकसित करने का काम किया। पहली, इस कारण से राष्ट्रवाद के प्रणेताओं के रूप में हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। पहली चीज ये है। दूसरा, आर्य समाज की स्थापना की थी उन्होंने, जिसने उत्तर पश्चिमी भारत में कहें, बल्कि खासकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में कहें, हम राजस्थान में भी कुछ हद तक समाज सुधार तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया तथा राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उन्होंने अनेक नेता तैयार किए। इस कारण से हम, इन दो कारणों से हम उनका राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में उनका महत्व है हमारे लिए, और हम उनका अध्ययन करते हैं। दो कौन से कारण? पहला तो ये कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव तैयार करने का काम किया, और दूसरा, उन्होंने उत्तर भारत में खासकर जो है आर्य समाज की स्थापना करके समाज सुधार तथा शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, और साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन को उन्होंने जो है बहुत सारे नेता दिए, जैसे लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद जैसे बड़े नाम हैं, और बहुत सारे लोग रहे। ये दो बड़े उनके योगदान रहे। इस कारण से हम उनका अध्ययन राजनीतिक चिंतन के इतिहास में करते हैं। अब हम आगे की जो चीज़ें हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम इसको यहीं तक रखते हैं। उनके जो राजनीतिक विचार हैं उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है उनका राष्ट्रवाद के संबंध में उनके क्या विचार थे, उन्होंने क्या कहा, कैसे उन्होंने राष्ट्रवाद की नींव तैयार की, जैसा हमने अभी देखा था ना, उस पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रवाद का कौन सा सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया, ये समझने की कोशिश हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।